एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इफ यू वोंट देन नोबडी एल्स विल डू इट फॉर यू। यानी कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये बात जब आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप उन परिस्थितियों को चेंज करने का भी दम रखते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि फलानी चीज हो गई इसलिए मेरा करियर नहीं बन पाया, फलानी चीज हो गई इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, तो आप हमेशा विफल ही होते रहेंगे। अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी पूरी तरीके से। चाहे आपके पॉजिटिव एक्शंस हैं, आप किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, चाहे आप किसी गलत मुकाम पे हैं, गलत जगह पे हैं, जिम्मेदार आप ही हैं। अगर आप खुद सोचो ना कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी की, अपनी खुशियों की गारंटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई और क्यों लेगा? किसी और को क्या परवाह है कि आपको खुश करने का जिम्मा ले, आपको तरक्की पहुंचाने का जिम्मा ले? कोई भी नहीं लेगा, आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The economic survey for 2023-24 highlights a concerning disparity within India's corporate sector। बोल रहे हैं जो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आया है वो हाईलाइट करता है, सामने लाता है एक बहुत ही चिंताजनक डिस्पैरिटी, जो मतभेद आया है इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर में उसको। While companies have enjoyed unprecedented profits, बोल रहे हैं हालांकि कंपनीज ने जैसा पहले कभी नहीं हुआ उतना प्रॉफिट अर्न किया, कमाया। हायरिंग एंड सैलरी ग्रोथ हैव नॉट केप्ट पेस, लेकिन जिस दर से उन्होंने प्रॉफिट कमाया उस दर से उन्होंने हायरिंग्स नहीं करी, उस दर से उनके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की सैलरीज नहीं बढ़ी। The government has rightly emphasized that job creation predominantly occurs in the private sector। सरकार ने बिल्कुल सही कहा जब उसने इस बात पे जोर दिया कि जॉब क्रिएशन सबसे अधिकतम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर में ही सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। अर्जिंग कंपनीज टू इंक्रीज हायरिंग एंड वर्कर कंपनसेशन, और उन्होंने कंपनीज से रिक्वेस्ट करी, उनको आवाहन किया कि भाई आप अपनी हायरिंग बढ़ाइए और उसके लिए जो वर्कर को कॉम्पनसेशन यानी कि उनको जो सैलरीज मिलती हैं वो भी बढ़ाइए। Between financial year 20 and financial year 23, the profit before taxes for over 33,000 companies nearly quadrupled। बोल रहे हैं 2020 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स हुए हैं, कितनी कंपनीज हैं? 33,000 कंपनीज हैं। बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स पे करने के पहले का जो उनका प्रॉफिट है वो लगभग 3-4 गुना बढ़ गया है। येट This financial boon has not translated into corresponding growth in employment or wages। लेकिन अब 4 गुना उनके प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन इस दर से ना ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ना ही जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कर्मचारी उनकी तनख्वाहें बढ़ी। This imbalance possess a risk to India's long term economic stability। अब ये जो imbalance है, ये जो यहाँ पे स्थिति खराब हुई है, ऊपर नीचे हुई है, इसमें हिंदुस्तान का जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ है वो खतरे में आ गया है। For sustainable development, it is crucial that corporate profits benefit a broader spectrum of society। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लंबे समय तक एक टिकाऊ डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी कॉरपोरेट प्रॉफिट हो, कंपनी को प्रॉफिट हो, उसको सोसाइटी के, समाज के बड़े तबके तक पहुंचाया जाए। यानी कि हायरिंग ज़्यादा हो तभी लोगों का भला होगा, नहीं तो कंपनीज अंबानीज तो अंबानीज बनते जा रहे हैं, वो और ज्यादा अमीर अमीर मल्टी बिलियनियर दुनिया के 100 लोगों में, दुनिया के 50 लोगों में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनकी इकोनॉमी का, देश तो ग्रो कर गया लेकिन उसका हमारे देश के लोगों के अंदर क्या फर्क पड़ा? हमने देखा अंबानीज की शादी महीनों सालों से चलती आ रही है, उनकी शादी साल से भी ज्यादा हो गया, उनने इतना एक्स्ट्रा वेगेंट जो खर्चा किया, ठीक है, उसके बाद में उस खर्चे को ओवरकम करने के लिए, उस खर्चे को खैर ओवरकम करने की बात नहीं कह सकते, बट हम लोगों का ये तर्क है कि भाई आपने उस खर्चे को ओवरकम करने के लिए हम लोगों का टैरिफ्स बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम लोगों के पास वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इतने हाई टैरिफ्स, और जो बच्चे
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव की कर रहे हैं, चाहे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कैसे पढ़ेंगे? अब मोबाइल से तो उनको इतनी होप थी कि भाई चल हम कोचिंग नहीं जा सकते, हम 200-300 रुपए का रिचार्ज करा के उससे पढ़ लेंगे, ठीक है, ये कर रहे थे बच्चे। अब वो भी उनके लिए परेशानी होगी पेरेंट्स से, और 100 रुपए एक्स्ट्रा कैसे मांगे कि भाई अब इतना खर्चा हो गया और करवा दो पापा, ठीक है। तो ये परेशानी अब क्यों होता है? ये जब एक तबका तो अमीर का और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो विविधता है, उसको हमें कम करना है। The economic survey also underscores a collaborative approach between the center, state governments and private sector. जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें एक और चीज के ऊपर जोर दिया गया कि कोलैबोरेटिव मतलब मिला जुला अप्रोच देखना चाहिए, सबका समावेश होना चाहिए, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए किस किस के बीच में? केंद्र सरकार के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, which is essential to meet the rising aspirations of Indians and अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047, जो कि हिंदुस्तानियों की बढ़ती एस्पिरेशंस, बढ़ती आकांक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने अपना विकसित भारत का 2047 तक का जो सपना है वो अचीव करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तीनों लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर, तीनों एक साथ आके लोगों को डेवलप करने की बात सोचें। It reveals that the road ahead is challenging. इसमें साबित हुआ है, इसमें सामने आया है कि आगे का रास्ता बड़ा ही कठिनाइयों भरा है, ठीक है। विद जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स भी हमें देखने मिल रहे हैं, ईरान का वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो गया, चाइना का यूएस के साथ में मतभेद हो गया, तो ये सारी चीजें हमें देखने मिल रही हैं। क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स तो हम अभी झेल ही रहे हैं, and the advent of artificial intelligence adding layers of complexity to the job market। और जैसे ही artificial intelligence आ चुका है तो इसने जॉब मार्केट की जटिलताओं में एक और परत इकट्ठी कर दी है, एक और परत जोड़ दी है, यानी कि और कॉम्प्लेक्स बना दिया है जॉब मार्केट को। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है उसके लिए मैं 4 लोग क्यों हायर करूं, मैं एक बंदा हायर करूंगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के साथ में डील करना आता हो, और वो मेरा 4 लोगों का काम कर देगा, और उसको मैं 2 लोगों की सैलरी दे दूंगा, 2 लोगों का मेरा खर्चा बच जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presenting the survey noted the Indian economy's resilience and strong post covid recovery। बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सर्वे प्रेजेंट करते समय ये बोला कि भाई हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ही सुदृढ़ इकोनॉमी है, वो बार बार गिर के खड़ी हुई है, और पेंडेमिक के बाद में, कोविड के बाद में उनने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकवरी करी है। However, she acknowledged that maintaining this trajectory required concerted efforts from all stakeholders। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि अगर हमें इसी ग्रोथ को आगे, इसी ट्रेजेक्ट्री को, इसी ग्रोथ के पाथ पे चलना है तो हमें आगे कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए हर एक स्टेक होल्डर से, यानी कि सरकार से, केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से, सभी से मिला जुला हमें प्रयास यहाँ पे देखना चाहिए। An intriguing recommendation in the survey is for India to seek more foreign direct investment from China। बोल रहे हैं एक बड़ी ही विचलित करने वाली, बड़ी ही अजीब सी रिकमेंडेशन, चौंकाने वाली रिकमेंडेशन जो सामने आई इस सर्वे के अनुसार, वो ये थी कि हिंदुस्तान को एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाइना से उसका बढ़ावा देना चाहिए, टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड टैप इनटू एक्सपोर्ट मार्केट्स, जिससे कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और हम एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा विस्तार कर पाए, अपनी एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा विस्तार कर पाए। Despite strained ties and ongoing border tensions, greater FDI from China could integrate India into global supply chains। हिंदुस्तान का बड़े लंबे समय से उद्देश्य रहा है कि वो दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा बने, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे तो उससे हमारे पास ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी, और हमारे पास ज़्यादा बेनिफिट चांसेस होंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के। तो बोल रहे हैं कि हालांकि अभी हमें पता है कि हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं चाइना के साथ में, बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, फिर भी ज़्यादा एफडीआई चाइना से, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान डायरेक्टली
दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर कदम रख जाएगा एंड एनहांस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, और उसकी एक्सपोर्ट की क्षमता भी बढ़ जाएगी. दिस स्ट्रैटेजी, एज द सर्वे सजेस्ट, माइट बी मोर बेनिफिशियल देन रिलाइंग सोनली ऑन ट्रेड. ये जो रणनीति है सर्वे के अनुसार ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होएगी बजाय कि केवल ट्रेडर बन के रहने के. गिवन द ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड जो है चाइना के साथ में बहुत कम हो गया है. तो ये था पैसेज. फाइनेंशियल सर्वे जो आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसके बारे में ये पैसेज था. उससे जुड़ी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई, कुछ चिंताएं खड़ी की गई. ठीक है, कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइवन हो रहा है. ठीक है, वो एक चिंता का विषय है. कंपनीज प्रॉफिट तो कर रही हैं लेकिन उस प्रॉफिट से आम जनमानस को कुछ फायदा नहीं हो रहा. राइट, देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन गया लेकिन उस तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है. तो आप खुद सोचो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या वो सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बना? ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो किसके पास जा रही है, किसके खाते में जा रही है? ठीक है, ये सोचने वाली बात है. जब बात करते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा होती है, इन्हीं चीजों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है. According to the Economic Survey of 2023-24, what is the relationship between corporate profits and employment in India's corporate sector? बोल रहे हैं क्या रिश्ता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, 4 गुना प्रॉफिट हो गया उससे उसका, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में उसके बीच में. तो बोले कि हमने देखा 2023-24 में हालांकि कंपनीज को प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, तो देश जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से जनरेट नहीं हुआ और जहां पे वेजेस हैं वो भी उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़े. ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड व्हाइल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज नॉट. बिल्कुल करेक्ट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यही रिश्ता है दोनों के बीच में. What potential risk does the disparity between profit growth and employment in India's corporate sector pose? बोल रहे हैं क्या खतरा हो सकता है ये जो अंतर है हिंदुस्तान के प्रॉफिट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कॉर्पोरेट सेक्टर में उसका. तो देखो इससे क्या हो सकता है कि हमारा उद्देश्य है हम आगे बढ़े और तीसरी से और आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है, और आगे बढ़े. राइट, तो और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हमारे लोग ही डेवलप नहीं होंगे तो क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना. तो यही खतरा जो है सबसे बड़ा खतरा है कि हिंदुस्तान का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है. इट पोजेस अ रिस्क टू कॉर्पोरेट टैक्स बेस ऑफ इंडिया. इनकरेक्ट है. इट कुड अंडरमाइन इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. बिल्कुल करेक्ट है, उसको खतरे में डाल सकता है ये. ऑप्शन बी इज करेक्ट. टोन कैसी है पैसेज की? देखो अच्छी बात है, हिंदुस्तान ने किया, ग्रोथ करी, ठीक है, लेकिन ये इस पैसेज के अंदर में बताया गया कि इससे हमने देखा कि कंपनीज ने प्रॉफिट तो किया लेकिन गंभीर चिंता का विषय ये है कि उन्हीं कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ. तो पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, ऐसा भी नहीं है कि इनडिफरेंट है. खुशी की तो कोई बात है नहीं, सेलिब्रेट करने का तो कुछ है नहीं. यहाँ पे कंसर्न्ड है, चिंता जाहिर की गई. ऑप्शन डी इज करेक्ट. According to the economic survey, what is deemed essential to achieve the vision of Viksit Bharat by 2047? अगर 2047 तक हमको विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर की. ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स टू नेबरिंग कंट्रीज. इनकरेक्ट है. रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज. इनकरेक्ट है. अ कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. To enhance its economic position post-COVID, India is recommended to seek more foreign direct investment from dash to boost local manufacturing and tap into export markets. तो कहाँ से चाहिए ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? चाइना से. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Anyone dash to give evidence in a court of law is required to take an oath.
रहे कोई भी जिसको बुलाया जाता है कोर्ट में विटनेस के तौर पे सबूत देने के लिए, उसको शपथ लेनी पड़ती है। किस चीज की शपथ? टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने की, द होल ट्रूथ, पूरा सत्य बोलने की, एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, और केवल सत्य बोलने की, ठीक है। डैश ओथ इज नेसेसरी बिकॉज हाफ ट्रूथ्स कैन बी मोर डैश दैन दी होल ट्रूथ। बोल रहे हैं ये ओथ जरूरी क्यों है? क्योंकि आधा सच जो है वो पूरे सच से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा इमोरल हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली स्पीकिंग एनीथिंग मोर दैन दी होल ट्रूथ कैन ऑल्सो लीड टू डायर डैश, डायर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है कि अगर हम सच के अलावा कुछ और बोलते हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, तो वो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। A classic example of how truth can be misrepresented is seen in circumstances that dash the killing of Guru Dronacharya in the Mahabharata। अब इसमें बोला गया था कि उनका पुत्र था द्रोणाचार्य का, कि वो उसका नाम था अश्वत्थामा, मारा गया, ठीक। लेकिन अश्वत्थामा ने फिर कृष्ण जी ने आधा सच, इतना सच सुना के उन्हें शंख बजा दिया, जो कि आगे उनने कहा था कि अश्वत्थामा मतलब कोई घोड़ा या हाथी था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने वहीं पे हथियार त्याग दिए, राइट। तो बोल रहे हैं कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि सच कैसे मिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आधे सच से कैसे हकीकत को छुपाया जा सकता है या कल्प्रिट को बचाया जा सकता है, या इनकम्प्लीट ट्रुथ से या फिर सच के अलावा कुछ और बोलने से कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो हमने उस स्थिति में देखा था जब गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया था महाभारत में। Anyone dash to give evidence in a court of law is required to take an oath. Anyone, अब उसको क्या किया गया होगा? बुलाया गया होगा। कॉल्ड फॉर का मतलब तो होता है किसी चीज का आवश्यकता होना, पर यहाँ पे आवश्यकता की तो बात नहीं है। कॉल टू मतलब ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, तो ये भी यहाँ पे सुटेबल नहीं है। कॉलिंग इन मतलब किसी को काम करने के लिए समन करना, बुलाना। और कॉल्ड अपॉन मतलब किसी को औपचारिक तौर पे निमंत्रण देना, बुलाना। तो कोर्ट में अगर रिटन फॉर्म में, ऑफिशियल फॉर्म में अगर किसी को बुलाया जा रहा है, उसको बोलेंगे कॉल्ड अपॉन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे ओथ, अब ओथ का हमने जिक्र पहली लाइन में किया है ना कि उसको शपथ देने के लिए बुलाया गया, एन ओथ। तो फिर आगे क्या आ जाएगा? द ओथ, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। द ओथ इज नेसेसरी बिकॉज हाफ ट्रूथ्स कैन बी मोर डैश दैन द होल ट्रूथ। मोर लेड, तो लेड तो नहीं हो सकते, मिसलीड नहीं हो सकते, मिसलीडिंग होंगे, ठीक है। हाफ ट्रूथ्स कैन बी मोर मिसलीडिंग, वो भ्रमित करने वाले होंगे, भ्रमित किए जा नहीं रहे होंगे, भ्रमित करने वाले होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Similarly, speaking anything more than the whole truth can also lead to dire dash, dire mandate मतलब किसी चीज का आदेश देना, कंसेशन मतलब रियायत बरतना, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम, दुष्परिणाम, और इंटरसेशन मतलब मध्यस्थ करना। तो यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डायरेक्ट दुष्परिणाम हो सकते हैं, डायर मतलब गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। A classic example of how truth can be misrepresented is seen in the circumstances that dash the killing of Guru Dronacharya that lead to नहीं led to past की घटना है, तो that led to the killing of Guru Dronacharya in Mahabharata। option B is correct। हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कि आपका ध्यान कहीं और ही है, आप किसी जगह पे किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे, एब्सेंट माइंडेड होकर काम कर रहे हैं। बीइंग एक्सट्रीमली टॉल, बहुत लंबा होना। बीइंग एब्सेंट माइंडेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। I dash itemize the work that will have to be done। अब आइटमाइज का सिनोनिम बताना है। आइटमाइज का मतलब होता है गिनती करना, सूचीबद्ध करना, कि मेरे को काम करना है, मैं उसकी लिस्ट बना लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये काम करना है, ठीक है। तो अब उसकी लिस्ट बनाने का मतलब क्या है? पहला है इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना। इन्यूमरेट मतलब गिनती करना। कंसील मतलब छुपाना, और एसेस मतलब मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे गिनती करने के संदर्भ में बात की जा रही है। सो ऑप्शन बी एन्यूमरेट इज करेक्ट। हैव सीन अ मेजर ब्लो, देखा गया है बहुत बड़ा झटका। किसने देखा है? द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में। पीपल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, लोगों ने और कम इनकम वाले कंट्रीज में। टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड, दुनिया की इकोनॉमी के लिए।
वर हिट पर्टिकुलरली हार्ड, ये खास तौर पे ज्यादा गंभीर इनको झटका लगा था। तो बोल रहे हैं पिछले 2 सालों में बहुत मेजर ब्लो हमने देखा है दुनिया की इकोनॉमीज में। द लास्ट 2 years हैव सीन अ मेजर ब्लो, अब किसने देखा है, टू दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड पीपल एंड लोअर इनकम कंट्रीज वर हिट पर्टिकुलरली हार्ड। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, किसी चीज को रिमूव करना कहीं से। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव करना। और एंटोनिम बताना है इसका, यानी कि विपरीत बताना है, तो रिमूव करना यानी कि दूसरा क्या होगा, किसी जगह पे रखना, किसी जगह प्लेस करना। इंसर्ट करना, किसी जगह पे रखना, प्लेस करना। फ्राई, फ्राई मतलब तलना। कट मतलब काटना। पुल मतलब खींचना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इंसर्ट इज करेक्ट। ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्किंग ऑल डे, हालांकि वो पूरा दिन काम करके थक गया था, जॉन कंटिन्यूज टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। अब देखो एग्जॉस्टेड पास्ट की घटना है, मतलब वो कुछ कार्य हुआ है उसके बारे में बता रहे थे कि हालांकि वो थक गया था पर फिर भी वो काम करता रहा। तो उस टाइम की बात करें ना, पिछले जो हो चुका उसकी बात करें, उस टाइम पे करता रहा। कंटिन्यूज की बजाय क्या आएगा, कंटिन्यूड टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। तो कंटिन्यू टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। असॉजमेंट, असॉजमेंट का मतलब होता है शांत करना। अब इसका सिनोनिम बताना है, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट होता है कुछ सामान, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में किसी चीज को क्लासिफाई करना। रथलेसनेस मतलब क्रूरता। और मॉलिफिकेशन, मॉलिफिकेशन मतलब शांति स्थापन करना, शांति से काम करना। तो असॉज मतलब भी शांत करना और मॉलिफिकेशन भी मतलब शांति से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी मॉलिफिकेशन इज करेक्ट। One needs to be free of prejudices while dealing with judicial cases. Prejudice का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले से ही कुछ धारणा बनी हुई है, मिसकंसेप्शन है, या मिसकंसेप्शन नहीं भी, आपका अपना कुछ ओपिनियन है, लेकिन जब आप कोई जुडिशियल केसेस को डील करेंगे तब आपके अपने ओपिनियंस वहां पे वैल्यू नहीं करेंगे ना, वहां पे सबूत और मॉरली क्या चीज करेक्ट है इनकरेक्ट है वो चीज वैल्यू करेगी। अब सपोज करो कि कोई सत्ता का पक्ष रखने वाला व्यक्ति, सत्ता की बड़ाई करने वाला, सत्ता को सही समझने वाला, इस वक्त जो मानव सत्ताधारी सरकार है उसके पक्ष वाला कोई व्यक्ति अगर चीफ जस्टिस होता, तो क्या वो सरकार के विपक्ष में कोई भी फैसला सुनाता, नहीं सुना पाता ना। तो जब भी जुडिशियल केसेस पे डील करना हो तो प्रेजुडाइज से मुक्त व्यक्ति ही वहां पे काम कर सकता है। तो प्रेजुडाइसिस का एंटोनिम क्या होएगा, फेवर्स, फेवर्स मतलब पक्षपात। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। बिगट्रीज, बिगट्रीज मतलब होता है कट्टरता। और इक्वालिटीज, इक्वालिटीज मतलब बराबरी। सो ऑप्शन डी इक्वालिटीज इज करेक्ट। The song composed by the choir for special program was and dash one. तो बोल रहे हैं कि ये जो सॉन्ग क्वायर द्वारा इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए गठित किया गया था, बनाया गया था, वो डैश वन था। अब इमिटेटेड कोई वर्ड नहीं होता, एमिटेटेड भी कोई नहीं होता। इराडिकेट, इराडिकेट मतलब किसी चीज को खत्म करना, निकालना। ठीक है, और इमिटेटेड मतलब किसी की नकल करना। तो हमें पता है म्यूजिक भी हो सकता है नकल किया हो, बोल हो सकते हैं नकल किए गए हो। तो ये गाना जो था वो इमिटेटेड था, नकल किया गया था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फिलोसफी करेक्ट है स्पेलिंग। फिलेंथ्रोपी ये भी करेक्ट है। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी नहीं होता, फिलोलॉजी होता है। फिलोलॉजी मतलब कोई भी अगर हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स मिलते हैं तो उनकी स्टडी को बोला जाता है फिलोलॉजी। PHILOLOGY। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सेस टू सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इज अ ह्यूमन राइट। बोल रहे हैं किसी भी व्यक्ति के पास साफ सुथरा पानी, सैनिटेशन और हाइजीन की व्यवस्था जो है ये मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट है। फंडामेंटल टू एवरीवन्स हेल्थ, डिग्निटी एंड प्रोस्पेरिटी, जो कि मौलिक है हर व्यक्ति की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, उसकी डिग्निटी मतलब उसकी गरिमा के लिए, और उसकी प्रोस्पेरिटी यानी कि उसके फलने फूलने के लिए। ठीक है, अब हमें डिग्निटी का सिनोनिम बताना है। गरिमा, एंथुजियाज्म उत्साह। इमोरालिटी, इमोरालिटी मतलब अनैतिक। ग्रेस, ग्रेस मतलब शालीनता, एलिगेंस। वेल्थ मतलब धन संपत्ति। तो यहाँ पे डिग्निटी का डायरेक्ट सिनोनिम ग्रेस बनता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लोथ्स yesterday when the matron came for a regular round? कितने लड़के हैं? एक लड़का है, दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं। दिस बॉय, दिस बोला गया यानी कि एक लड़का है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वॉज दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लोथ्स yesterday when the matron came for a regular round? तो क्या आएगा? ऑप्शन सी में एरर। माई पेरेंट्स हैड नॉट कॉल मी yesterday। कल की बात हो रही है, कल उनने कॉल नहीं किया। अब कॉल लिखा जा रहा है तो डिड नॉट कॉल मी yesterday। क्या आएगा? डिड नॉट कॉल मी yesterday। दिस फोन इज इंफीरियर ऑफ दैट वन। हमने पहले भी बताया था, जब कंपैरिजन कर रहे हैं, इंफीरियर है यानी कि उससे कम क्वालिटी का है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में इंफीरियर के साथ में ऑफ नहीं आता, टू आता है। दिस फोन इज इंफीरियर टू दैट वन, inferior than that one, inferior than that one, of two. Option D is correct. One cannot exactly predict the way she behaves in public gatherings. बोल रहे कोई भी exactly बता नहीं सकता, प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि वो पब्लिक गैदरिंग्स में कैसे बिहेव करेगी, कैसा उसका आचरण रहेगा। ठीक है, तो प्रोडिक्ट का यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स यानी कि सिनोनिम बताना है। प्रोडिक्ट का मतलब पहले ही अनुमान लगाना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। प्रेसिपिटेट मतलब अचानक घटित हो जाना। प्रीफिगर मतलब पहले ही पूर्वाभास हो जाना। और प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब किसी चीज में तेजी से बढ़ोतरी होना। तो ये प्रेडिक्ट मतलब भी पहले का अनुमान और प्रीफिगर मतलब भी पूर्वानुमान। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वत्सल इज अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। ये हमने पहले भी करा है। जो व्यक्ति किताबों को पसंद करता है पढ़ना या उनको कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल। ठीक है, सो ऑप्शन सी बिब्लियोफाइल इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।